मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ था। उसके हाथों में एक पुराना चर्मी थैला था जो आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। आसमान पर बादल छाए हुए थे। चांद भी पूरी तरह नजर नहीं आ रहा था। गांव से दूर उस कब्रिस्तान के करीब पहुंचकर राहिल को अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई साया लगातार उसका पीछा कर रहा हो। Welcome to Unstoppable. रात की तारीकी में वो सड़क सुनसान पड़ी थी। सिर्फ हवा के झोंके दरख्तों की सूखी टहनियों से टकराकर अजीब सरसराहट पैदा कर रहे थे। आसमान पर बादल छाए हुए थे। चांद भी पूरी तरह नजर नहीं आ रहा था। गांव से दूर उस कब्रिस्तान के करीब पहुंचकर राहिल को अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई साया लगातार उसका पीछा कर रहा हो। राहिल ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। खाली सड़क पर कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसने कदम तेज कर दिए, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, जमीन पर पड़ता उसका साया अजीब अंदाज में हिलने लगा, जैसे कोई दूसरा साया उसके साथ शामिल हो रहा हो। अचानक हवा एक जोरदार झोंके की तरह चलने लगी। दरख्तों की टहनियां जोर से चरमराने लगीं और अंधेरे में कोई सरगोशी सुनाई देने लगी। हल्की, मध्यम, लेकिन साफ, जैसे कोई नाम ले रहा हो। राहिल, राहिल। उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। माथे पर पसीना नमूदार होने लगा, लेकिन मौसम ठंडा था। यह पसीना डर का था। दिल की धड़कन तेज होने लगी, सांसें बेतरतीब हो गईं। कौन है? राहिल ने हिम्मत जुटाकर पुकारा, मगर जवाब नहीं आया। बस वो सरगोशियां और तेज हो गईं। वो तेजी से चलने लगा, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि कोई चीज उसके बिल्कुल करीब खड़ी है। राहिल का सांस अटक गया। उसकी आंखों में वहशत उतर आई। वो मुड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया, मगर उसने देख लिया था। अपने साए के पास एक और साया खड़ा था। लंबा, भयानक, सिर से पांव तक काला। चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काली धुंध थी। राहिल। वही सरगोशी अब इतनी करीब थी कि जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो। अचानक राहिल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसके पांव कांपने लगे, सांसें उखड़ने लगीं और एकदम वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। सुबह की रोशनी में परिंदों की चहचहाहट सुनकर राहिल की आंख खुली। धुंधला मंजर साफ होने लगा। वो जमीन पर पड़ा था, लेकिन वो सुनसान सड़क नहीं थी, न ही वो कब्रिस्तान करीब था। ये तो किसी गांव का मैदान था। कुछ लोग दूर खड़े राहिल को हैरानी से देख रहे थे। राहिल ने सिर पर हाथ रखा। उसे हल्का दर्द महसूस हुआ। वो घबराकर उठ बैठा और आसपास नजर दौड़ाई। एक बूढ़ा शख्स उसके करीब आया और नरम लहजे में बोला, बेटा, तुम्हें रात कोई आदमी गांव के बाहर पड़ा मिला था। वो कह रहा था कि तुम कब्रिस्तान के करीब बेहोश पड़े थे। उसने तुम्हें यहां पहुंचा दिया। वो खुद एक अलगाड़ी, मुसाफिर गाड़ी वाला था। राहिल का दिल धक धक करने लगा। वो गाड़ी वाला कौन था? वो वहां क्या कर रहा था? और सबसे बढ़कर वो भयानक साया क्या था? उसके जहन में कल रात की सरगोशियां गूंजने लगीं। राहिल, राहिल। वो खौफ से कांप गया और जल्दी से खड़ा हो गया। उसे इस जगह से फौरन निकलना था। वो और कुछ सुनने या जानने के लिए तैयार नहीं था। राहिल की सांसें अभी भी बेतरतीब थीं। उसका दिमाग उलझा हुआ था। वह बूढ़े शख्स की बातें गौर से सुन रहा था, मगर उसके कानों में अब भी वही सरगोशी गूंज रही थी। राहिल, राहिल। उसके जिस्म में सनसनी दौड़ गई। उसने घबराकर अपने इर्द गिर्द देखा। गांव के लोग हैरानी से उसे तक रहे थे, मगर उनके चेहरों पर कुछ और भी था। वह आदमी कहां है? राहिल ने बूढ़े से पूछा। कौन सा आदमी? बूढ़े ने उलझकर कहा, वही जिसने मुझे यहां पहुंचाया। बूढ़े ने गर्दन झुका दी और राहिल को लगा जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। फिर वह बोला, बेटा, तुम जिसकी बात कर रहे हो वह तो पिछले साल एक हादसे में मर चुका था। वह उल्लू गाड़ी चलाता था, लेकिन एक रात कब्रिस्तान के पास वह गायब हो गया था। कुछ दिन बाद उसकी लाश वहीं मिली थी, मगर अजीब बात यह थी कि लाश बिल्कुल खुश्क और बेजान थी, जैसे उसका सारा खून किसी ने चूस लिया हो। राहिल के जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। क्या यह मुमकिन था? क्या वाकई कोई मुर्दा आदमी उसे यहां छोड़कर गया था, या फिर यह सब उसके दिमाग का वहम था? लेकिन वह सरगोशियां, वह भयानक साया, वह सब कुछ तो हकीकत लग रहा था। राहिल ने खुद को संभालने की कोशिश की और गांव के रास्ते पर चलने लगा। लेकिन जैसे ही वह एक पुरानी हवेली के पास से गुजरा, उसने दीवार पर कुछ अजीब निशान देखे। लंबे नाखूनों के निशान, जैसे किसी ने पत्थर पर नोचने की कोशिश की हो। यह क्या है? उसने करीब खड़े एक आदमी से पूछा। वह शख्स घबरा गया, इधर उधर देखा
और आहिस्ता आवाज में बोला, यह निशान हर साल किसी न किसी जगह जाहिर होते हैं जब कोई नया मुसाफिर कब्रिस्तान के पास से गुजरता है। राहील का दम घुटने लगा। तो क्या यह सब उसके साथ पहले भी किसी के साथ हो चुका था? रात का अंधेरा दोबारा छा गया था। राहील गांव के एक छोटे से कमरे में सो रहा था, लेकिन नींद जैसे आंखों से कोसों दूर थी। बाहर हवा की सरसराहट जारी थी, दरख्तों की टहनियां आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थीं। मगर फिर वही आवाज आई, राहील, राहील। वह झटके से उठ बैठा, पसीने में शरबोर। आवाज खिड़की के बाहर से आ रही थी। वह कांपते हाथों से आहिस्ता आहिस्ता पर्दा हटाने लगा, और जैसे ही उसकी नजर बाहर पड़ी, उसका खून मंजमद हो गया। खिड़की के पार वही साया खड़ा था, लंबा, काला, बेचेहरा, मगर इस बार कुछ मुख्तलिफ था। उसके हाथों में एक पुराना चर्मी थैला था, जो आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रहा था, जैसे अंदर कुछ जिंदा हो। यह तुम्हारा है राहील? साया सरगोशी कर रहा था। राहील की आंखें खौफ से फैल गईं। साया आहिस्ता आहिस्ता थैला खोलने लगा। अंधेरे में कुछ चमका, चमकदार सुरख आंखें। अचानक थैले से निकलकर कोई चीज राहील के कम में जा गिरी। वह घबराकर पीछे हटा, लेकिन जब उसने देखा कि जमीन पर क्या गिरा है, तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह एक इंसानी खोपड़ी थी, मगर यह आम खोपड़ी नहीं थी। खोपड़ी के माथे पर अजीब ओ गरीब अलामात कंदा थीं, और जैसे ही राहील ने उसे गौर से देखा, उसके अंदर से एक मनहूस सरगोशी उभरी। यह सब तुम्हारे साथ पहले भी हो चुका है, तुम भूल गए हो राहील। राहील का दिमाग चकरा गया। यह पहले भी हो चुका है? कैसे? कब? अचानक उसके जहन में एक धुंधला सा मंजर उभरने लगा। एक सुनसान रास्ता, एक उल्लू गाड़ी, और एक स्याह साया जो आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रहा था। फिर एक चीख, और अंधेरा। क्या वह पहले भी मर चुका था? क्या वह खुद भी एक बार इस भयानक साए का शिकार हो चुका था? तुम दोबारा आए हो राहील, लेकिन इस बार तुम वापस नहीं जाओगे। खिड़की के बाहर का साया आहिस्ता आहिस्ता अंदर आने लगा। कमरे में अंधेरा छाने लगा, और जमीन पर गिरी खोपड़ी के अंदर से हल्की हल्की हंसी की आवाजें आने लगीं। अब तुम भी हमारा हिस्सा बनोगे राहील। यह आपकी कहानी है, मगर अब देवनागरी में। भाषा वही उर्दू ही बनी हुई है, बस लिपि हिंदी कर दी गई है। आपको यह बदलाव कैसा लगा? राहील के दिमाग में जैसे एक धमाका हुआ। वह मंजर अब साफ हो चुका था। वह खुद इस साए का हिस्सा था। उसे याद आया कि बरसों पहले इसी गांव के करीब वह एक अजनबी मुसाफिर के तौर पर आया था। उसने एक पुरानी हवेली में पनाह ली थी, मगर वह नहीं जानता था कि वहां कुछ ऐसा छुपा था जो जिंदा इंसानों को अपना शिकार बना लेता था। और फिर वह रात आई जब उसने भी किसी और मुसाफिर की तरह वही सरगोशियां सुनी थीं, वही साया देखा था। और फिर अंधेरा। मैं मर चुका हूं। राहील के लब कपकपा उठे। बूढ़े शख्स की आंखों में आंसू आ गए। हां बेटा, तुम भी इसी लानत का शिकार हो चुके हो, लेकिन तुम्हारी रूह मुकम्मल तौर पर कैद नहीं हुई थी। शायद इसीलिए तुम वापस आ गए। राहील ने कांपते हाथों से तावीज को मजबूती से पकड़ा। अचानक कमरे में अंधेरा फैलने लगा। साया घुर्राया, और उसकी सुर्ख आंखें चमक उठीं। यह सब खत्म होना चाहिए, राहील ने जोर से कहा, और तावीज को जमीन पर रख दिया। अचानक एक तेज रोशनी फैली। साया तड़पने लगा, और भयानक चीखों के साथ हवा में तहलील हो गया। कमरे में खामोशी छा गई। बूढ़ा आगे बढ़ा। तुमने इसे खत्म कर दिया राहील, मगर तुम अब भी जिंदा नहीं हो। राहील ने अपने हाथों की तरफ देखा। वह आहिस्ता आहिस्ता धुंध में बदल रहे थे। तो यह मेरी कहानी का इख्तिताम है, उसने अफसुर्दगी से कहा। बूढ़े ने सर हिलाया। शायद हर भटकी हुई रूह को सुकून मिलने के लिए यह सब सहना पड़ता है। राहील ने आखिरी बार खिड़की से बाहर देखा। गांव अब पुरसुकून लग रहा था। और फिर वह आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में बदलकर फजा में तहलील हो गया। सुबह जब सूरज निकला, तो हवेली के दरवाजे पर सिर्फ एक पुराना तावीज पड़ा था, और राहील का कोई निशान बाकी न था।